लिखिए क्लास थर्ड आज रेसिडेंशियल स्टेटस की। आज भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। स्टेटस क्लास ये है आपका थर्ड, और आज न्यूमेरिकल्स मैंने पिछले क्लास में भी कराए थे, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स आज भी करेंगे। देखिए मैंने प्रॉब्लम 1 करा दिया था आपको पेज नंबर 18 पे, गिरीश आहूजा की बुक पेज नंबर 18। प्रॉब्लम 1 हम लोग कर चुके थे, और आज क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2.2। देखिए लिखिए पेज नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 2.2। देखिए क्या कहता है सवाल। इंडियन सिटीजन एंड अ बिजनेसमैन श्री राजगोपाल। अब देखो आपके पास पहली बार सवाल आया है जिसमें आपको इंडियन सिटीजन के बारे में बात हो रही है। इंडियन सिटीजन है, नाम है उसका श्री राजगोपाल, हु रिसाइड्स इन जयपुर, ठीक है, वेंट टू जर्मनी। आपके पास क्वेश्चंस होगा, देखो शेयर करो क्वेश्चंस, अगर आपके पास नहीं है तो क्वेश्चंस होगा। आपकी बुक पुरानी है ना, फिर भी क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा पेज नंबर चेंज होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढो ना, देखो क्वेश्चन मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है, उससे पीछे जाओ, उससे पीछे जाओ, आगे नहीं, पीछे जाओ और पीछे जाओ। हाँ स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में मिला। हाँ ठीक है, देखिए इंडियन सिटीजन है श्री राजगोपाल, हु रिसाइड्स इन जयपुर, वेंट टू जर्मनी फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। इंडिया से बाहर गया है। आप सबको याद होगा, अगर कोई इंडियन सिटीज़न इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो उसके लिए एक्सेप्शनली फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई होता है। देखो मैंने कहा था ना पढ़ के आने के लिए, आपको उसका फ़ायदा हुआ ना आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई होगा, और फर्स्ट कंडीशन क्या था, 182 डेज और मोर स्टेइंग इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। अब देखिए मैं सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कि सवाल आपको एक्चुअली किस प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए कह रहा है। देखो कौन सा प्रीवियस ईयर है। ए पॉइंट, डिटरमिन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ श्री राजगोपाल फॉर द असेसमेंट ईयर 1819। तो लिखो पहले यहाँ पे असेसमेंट ईयर 1819, तो ऑफकोर्स प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर मैंने यहाँ मिस्टेक किया है, 1890 नहीं है बल्कि क्या है, असेसमेंट ईयर 1920 है। तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 18 एंड 19। और आप सबको बता चुका हूँ मैं पहले भी कि प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से होता है, 1/4/18 से, एंड कब होगा, 31 मार्च 19। मुझे इसी बीच में ये पता लगाना है कि वो कितना दिन इंडिया में है। देखिए कितना दिन है, वो जर्मनी गया तो कब गया है, 15/8/2018 को गया है। तो यहाँ लिखो 15/8/2018। इस बीच में कहाँ है वो, इन इंडिया। इस बीच में कहाँ पे हो, इन इंडिया। भाई जब इंडिया से गया तब तो इंडिया से गया ना, उससे पहले तो इंडिया में हो, और इससे पहले मुझे देखना नहीं है, 1/4 से पहले, ठीक है जी। उसके बाद वो वापस कब आया, 10/11/2019। 10/11/2019 मार्च के बाद आता है, 10/11/2019 मार्च के बाद आता है। तो मार्च के बाद तो मुझे देखना ही नहीं है, मैं क्यों देखूँ मार्च के बाद। तो इसको मत देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस बीच में वो क्या है, नॉट इन इंडिया। इस बीच में वो इंडिया में है ही नहीं, नॉट इन इंडिया।
ठीक है जी, इस बीच में वो इंडिया में है ही नहीं। तो अब ये पता करना है कि इस बीच में अगर वो इंडिया में नहीं है तो जितना दिन इंडिया में रहा है वो कितना दिन रहा है? अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 15। ऐड करो कितना दिन होता है, इन सबको प्लस करो। पार्डन 137, हाँ, इनको प्लस करोगे तो टोटल क्या आ जाएगा? 137 डेज। ठीक है बच्चा। अब ये 137 डेज अगर देखा जाए तो सेकंड कंडीशन से ये क्या है? रेसिडेंट हो जाता है, क्योंकि 60 डेज से ज़्यादा है और इससे पहले वो कभी इंडिया से बाहर गया नहीं है, क्योंकि सवाल ने लिख नहीं रखा है। तो हम ये क्या मानेंगे कि पहले वो 4 साल कहाँ रहा है? इंडिया में ही रहा है। तो सेकंड कंडीशन से तो वो रेसिडेंट हो जाता है, लेकिन हम सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है और एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए इंडिया से बाहर गया है, तो एक्सेप्शनली फर्स्ट कंडीशन ही लगेगा। तो लिख लो आंसर ए, ही इज़ व्हाट? ही इज़ नॉन रेसिडेंट। और इतना ही नहीं, इसके आगे वही कहानी आप डिस्क्राइब कर देंगे। सिंस ही इज इंडियन सिटीजन and has gone outside India for the employment purpose, so he has to fulfill the condition number 1, that is 182 days or more, which he is not fulfilling, so he is what? Non-resident. इतना तो लिख सकते हो ना आप, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा आपको, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप खुद लिख सकते हो इस चीज़ को। देखिए इसका बी पॉइंट क्या है, ये मत समझना कि सिर्फ ही इज़ नॉन रेसिडेंट लिख के आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। 1-2 लाइन वहाँ पे लिखने पड़ेंगे जरूर आपको। कह रहा है व्हाट विल बी योर आंसर, ठीक है ना, बी डिफरेंट, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही हैज़ गॉन ऑन अ लीजर ट्रिप। लीजर ट्रिप मतलब क्या हुआ? घूमने गया है, टूरिस्ट वीज़ा पे गया है, वापस जल्दी आएगा। और आप जानते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन दोनों अप्लीकेबल होंगे, और सेकंड कंडीशन से क्या हो जाएंगे? वो रेसिडेंट। By second condition, he is resident. Why? Because पहले लिखो रेसिडेंट। क्यों रेसिडेंट हो जाएंगे? Because he has gone Germany, he has gone to Germany for what? Leisure trip, and by second condition, he is fulfilling. By second condition, he can become what? A resident in India. A second condition क्या है? वो भी explain करना पड़ेगा आपको। 60 days in previous year or more and 365 days or more in 4 preceding years। ठीक है ना। और एक बात और लिख दोगे कि since he has never gone outside India in last 4 preceding years, ठीक है ना, so understood is what? Resident। रेसिडेंट हो गया, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया आपका 2.2। मैं जैसे जैसे कुछ क्वेश्चंस और करूँगा उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क ले दे दूँगा। ठीक है ना। आइए देखिए 2.3 क्वेश्चन देखिए। आर अ जर्मन नेशनल। देखो जब भी मैं जर्मन नेशनल पढ़ा ना, इसका मतलब मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गया कि एक्सेप्शन तो यहाँ हो ही नहीं सकता, एक्सेप्शन तो होगा ही नहीं, दोनों कंडीशन से फुलफिल हो जाएगा। जर्मन नेशनल कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग 14-15। During the previous year 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, he was in India for 156 days, 72 days, 183 days, 161 days respectively. Further, during previous year 18-19, he is in India 84 days. जब भी कभी इस तरह का सवाल आता है तो मैं आपको सवाल को सॉल्व तो करता ही हूँ, लेकिन एक प्रॉपर मेथड भी बताता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। आप सारे ईयर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो पहले। डिसेंडिंग मतलब इमीडिएट ईयर को पहले लिखो, प्रीवियस ईयर को पहले लिखो। बताओ प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर आपका 18 and 19, ठीक है ना। उससे पहले कौन सा ईयर है?
17-18, उससे पहले 16-17, फिर 15-16, ठीक है ना। उसके बाद 14-15, और पहली बार वो कब इंडिया आया? व्हेन ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 14-15। कितने दिन के लिए आया? देखो 14-15 में 156 डेज है, तो लिखो यहाँ पे 156 डेज। 14-15 के बाद 15-16 में 72 डेज है, तो लिखो 72 डेज। 183 डेज, 183 डेज, फिर 161 डेज, 161 डेज, एंड देन इन द प्रीवियस ईयर 84 डेज। देखो कितना बढ़िया आपने लिख दिया, इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखो अब आप क्या करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर 18-19 में रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है। फर्स्ट कंडीशन तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो 182 डेज से कम है। तो सेकेंड कंडीशन देखते हैं, 60 डेज से ज़्यादा तो हो रहा है, 84 डेज। और जब सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं तो प्रीसीडिंग 4 ईयर्स भी देखते हैं। तो प्रीसीडिंग 4 ईयर्स क्या है? 1 2 3 4, देखो ये प्रीसीडिंग 4 ईयर्स है। अब प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में टोटल कितनी स्टेइंग है उसकी, प्लस करते जाओ। ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है कि ये 1 2 3 300 तो यहीं हो रहा है, मतलब 365 से ज़्यादा हो रहा है। आप पूरा प्लस कर लेना, लेकिन मुझे पता है कि ये 365 डेज और ये प्लस हो रहा है। मान गए? ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 18-19 में। ऐसा मत करना कि 365 डेज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस किसी ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर लेना। नहीं, रेसिडेंट कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 18-19 का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर रहे हैं तो वहाँ आर लिखेंगे। आगे बात आती है, जब भी कभी कोई बंदा रेसिडेंट हो जाता है तो बात वहीं ख़त्म नहीं होती है, ROR भी चेक करते हैं। याद है, ROR भी चेक करते हैं। तो ROR चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? फर्दर 2 कंडीशंस नहीं होना चाहिए। देखो फर्दर 2 कंडीशंस क्या है? 17-8 फर्दर 2 कंडीशंस में पहला क्या था? प्रीवियस 10 ईयर्स में 2 ईयर्स रेसिडेंट होना चाहिए, और प्रीवियस 7 ईयर्स में 730 डेज और मोर। मैंने जो आपको कहा था कि पढ़ के आना, उसका फ़ायदा हो रहा है आपको? ऑफ कोर्स हो रहा है। नहीं पढ़ के आते तो कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं होता इसके लिए। और रेसिडेंशियल स्टेटस के लगभग सारे लेक्चर्स हमारे ऑनलाइन होंगे। आइए तीसरा लेक्चर ही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं अगर आपको दोबारा चाहिए होगा तो। और जितने क्वेश्चंस आप मुझसे करवा रहे हैं, इसको पढ़ाना नहीं बोलते हैं, इसको रटवाना बोलते हैं। अभी तक जैसे पिछली क्लास मैंने ली थी ना, वहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने क्वेश्चन ही नहीं किया और करते ही नहीं बच्चे। तो मुझे क्या करना पड़ता है? कुछ और क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। देखो ना, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे मेरा ही एग्ज़ाम है, ठीक है ना, मेरा एग्ज़ाम लगता है ये। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन करना चाहिए और उसमें जो प्रॉब्लम हो मुझसे पूछना चाहिए, तो उससे कम टाइम में हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। तो देखिए 17-18 में क्या वो रेसिडेंट हो रहा है? 161 डेज है, 182 से कम है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? पीछे भी देखना पड़ेगा उसका। तो पीछे में क्या कहानी है? 182, 72 एंड 156 हो रहा है। 375 365 ज़्यादा हो रहा है, हो रहा है। तो इस पक्की बात देख लेना, 365 ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ 17-18 में क्या हो गया? हो रेसिडेंट हो गया। और 16-17 में भी क्या हो गया? हो
रेसिडेंट हो गया, क्योंकि मुझे ज़्यादा चेक करना ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं चेक करना पड़ा? क्योंकि 183 डेज़ है। आगे हम चेक करेंगे भी नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि मुझे लास्ट 10 ईयर्स में क्या चाहिए? 2 ईयर्स रेसिडेंट कम से कम चाहिए, और वो हो चुका है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। और आपको क्या चाहिए? प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में 730 डेज और मोर, जो कि ऑफकोर्स नहीं हो रहा है। देखो नहीं हो रहा है। प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में 730 डेज और मोर, तो ये तो छोड़ दो। उससे पहले के 7 साल कौन होंगे? 1 2 3 4। अब आप 7 साल लिखने की जिद मान लोगे तो लिख लो, लेकिन होगा क्या? 0 ही होगा। जब 4 साल ही स्टे किया तो 4 साल का ही प्लस करना पड़ेगा ना। 7 साल तुम लोगे भी तो 0 0 0 ही आएगा। बात समझ गए? ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 हो गया। तो ऑफकोर्स जोड़ने की 7 साल का तो 7 साल तक ही लो। अगर दिया हुआ है 7 साल की स्टेइंग तो 7 साल तक लो, नहीं दिया तो जितने साल का दे रखा उसी को प्लस करो। ठीक है ना? तो देखो ना, ये 730 डेज से कम हो रहा है। 730 डेज से ये कम हो रहा है। देख लिया प्लस करके कितना हो रहा है? ये 161, 183, 72 और 156 कितना हो रहा है? ये टोटल हो रहा है आपको 572 डेज। तो ऑफकोर्स ये क्या हो रहा है? 730 से कम, विच इज़ लेस देन 730। देखो मैं आपको समझा तो रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे लिख के नहीं आओगे आप। पूरा कैलकुलेशन तो ऐसे ही करोगे, लेकिन बाद में 1 2 4 सेंटेंस लिख के डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ही इज़ रेसिडेंट फुलफिलिंग सेकेंड कंडीशन, दैट इज़ दैट, वो एक्सप्लेन कर दोगे। सिंस 60 डेज प्लस एंड 365 डेज प्लस। उसके बाद सो फॉर आर इज कंसर्न, ही इज़ फुलफिलिंग द फर्स्ट कंडीशन, बट ही इज़ नॉट फुलफिलिंग द एडिशनल सेकेंड कंडीशन। सो ही इज़ ओनली व्हाट? RNOR। ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा RNOR माना जाएगा। इतना एक्सप्लेन करोगे आप। अगर एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होगी तो जो थ्योरी मैंने लिखा रखा है उसको देखना आपको। ये 2.3 क्वेश्चन था। हाँ ये देखिए 2.4 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। रिकी पॉन्टिंग वाला सवाल है, मैं करा चुका हूँ। रिकी पॉन्टिंग एग्जैक्टली सेम सवाल है, मैंने पहले ही करवा दिया है। ठीक है ना? इसका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों मैंने करवा दिया है। बी पार्ट में इसने 110 डेज लिया है, जबकि मैंने 105 डेज लेके करवाया था आपको। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आई 2.6 देखिए। देखिए 2.6। एक्स केम टू इंडिया, पहले लिखिए पेज नंबर 20 है, और ये इलस्ट्रेशन नंबर है 2.6। अगर मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगा तो फिर मैं आपके लिए छोड़ भी सकता हूँ। ठीक है? एक्स केम टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका for the first time on 2/10/2017। कब इंडिया आया हो? 2/10/2017। आप तो पूरा सवाल पढ़िए, उससे अच्छा है कि पहले ये पता कीजिए कि असेसमेंट ईयर कौन सा है। ये 2 असेसमेंट ईयर की बात कर रहा है। पहले ये कह रहा है असेसमेंट ईयर लो 18-19, फिर ये कह रहा है असेसमेंट ईयर क्या लो 19 and 20। तो एक एक करके काम करेंगे ना। पहले एक तो सॉल्व करें। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 17-18। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 18 and 19। ठीक है जी बच्चों, आइए देखिए आगे क्या कहता है। आगे है ही रिटर्न टू हिज होम कंट्री। एक्स केम टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑन 2/10/2017। अब देखिए अगर ये 17-18 है,
बताओ ये कब से स्टार्ट होगा? 1/4/17 और कब एंड होगा? 31 मार्च 18। इस बीच में वो इंडिया आता है कब? देखो ना, इंडिया आता है वो 2/10/2017 को। इसका मतलब इस बीच में क्या हो? नॉट इन इंडिया, नॉट इन इंडिया। इस बीच में क्या हो? नॉट इन इंडिया। एक्सक्यूज मी, समझ रहे हो ना? और उसके बाद वो कब तक इंडिया में रहता है? रिटर्न टू हिज होम कंट्री आफ्टर स्टेइंग 28/9/2018। ऑफ कोर्स वो मार्च के बाद आएगा, तो मार्च के बाद तो बाद में देखेंगे ना। इसका मतलब यहाँ तक वो क्या है? इन इंडिया है। लेकिन इस सवाल को करने से पहले मैं एक छोटा सा आपका ना दिमाग चेक करता हूँ। चेक करूँ? कोई इंडियन सिटीज़न अगर इंडिया से बाहर रहता है, ध्यान सुनना सवाल को, कोई इंडियन सिटीज़न अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर गया है और वो इंडिया आता है, तो कितना दिन इंडिया में स्टे करेगा कि वो उस साल रेसिडेंट हो जाएगा? 182 डेज, बाय कंडीशन फर्स्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक इंडियन सिटीज़न जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है, मैक्सिमम कितना दिन इंडिया में स्टे कर सकता है? मैक्सिमम कितना दिन इंडिया में स्टे कर सकता है और नॉन रेसिडेंट रह सकता है? 182 डेज। एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। 181 डेज बोला? 181 डेज। 181 बोला था? अच्छा, मैंने सुना 182 डेज शायद। 181 डेज भी गलत आंसर है। अब कहोगे सर आपने तो पढ़ा है ये चीज़ कि एक साल में अगर वो 181 डेज और उससे कम स्टे करेगा तो बाय कंडीशन फर्स्ट वो क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट हो जाएगा क्योंकि 182 दिन से प्लस पे क्या होता हो? रेसिडेंट होता है। तो आप अपनी बात से पीछे हट रहे हो? नहीं, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूँ। अब मैं पूछता हूँ, सुनो, अगर मान लो एक बंदा 1 अप्रैल को आया ही नहीं इंडिया में, आया कब वो? मान लो 1/4/10 अक्टूबर 4 तारीख को आया, या अक्टूबर 5 मान लो, अक्टूबर 6 मान लो, आपकी मर्जी है। क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया हुआ, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। 3 अक्टूबर के बाद 182 दिन हो जाता है। 1/4 से लेकर के 3 अक्टूबर तक क्या हो जाता है? 182 दिन। आइए आप हमारे साथ कैलकुलेशन ही कर लीजिए इस चीज़ को। करो, एक बार करो तो। ये सवाल को हम सॉल्व करने से पहले कुछ बातें समझाता हूँ आपको। बताओ अप्रैल में कितना है? 30 डेज। मई कितना? 31 डेज। जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 ना, सितंबर 30। पहले इसको प्लस करो, बताओ कितना दिन होता है? इसको प्लस करो, 30, 31, 30, 31, 31, 30। देखो ना, 30 × 6 180 तो हो ही गया ना। 1 2 3 4 5 6, 30 × 6 180 तो हो ही गया। अब प्लस क्या हो जाएगा इसमें? 1 2 3 प्लस हो गया 3। अच्छा कि मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो ये कितना हो गया? 183 डेज। मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक 183 डेज हो जाता है। पक्की बात, चेक कर लिया ना? अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30। ठीक है, इसका मतलब है अगर सितंबर 30 तक 183 होता है तो सितंबर 29 तक क्या होगा? सितंबर 29 तक होगा 182 डेज। और सितंबर 28 में क्या होगा? 181 डेज।
ये मैं क्यों सिखाया आपको कि अगर कोई बंदा ऐसा करे, ठीक है ना, देखो ना, कि अगर वो अप्रैल से आए, ध्यान देना, अप्रैल से आए और सितंबर 28 को इंडिया से निकल जाए, बात समझ गए, अप्रैल में आए और सितंबर 28 को इंडिया से चला जाए, और वो इंडियन सिटीजन है, बाहर रहता है, इंडिया आया है, तो कितना दिन स्टे किया इंडिया में वो? 181 डेज, तो क्या हो जाएगा वो? नॉन रेसिडेंट। कितना चालाकी से काम किया, देखो ना, सितंबर 28 को ही उड़ गया इंडिया से बाहर, फ्लाई अवे, रुका ही नहीं, क्योंकि अगले दिन रुकेगा तो क्या हो जाएगा वो? रेसिडेंट। ठीक है ना, ये तो चालाक है ही, कितना अच्छा से प्लानिंग किया इसने, अपने आप को नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया, क्योंकि नॉन रेसिडेंट को टैक्स में एडवांटेज होता है, लेकिन क्या एडवांटेज होता है ये हम बाद में बताएंगे, अभी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इंडिया में नॉन रेसिडेंट होना, आप इंडिया से बाहर काम करते हो, तो ये चालाकी आप कर सकते हो, 1 अप्रैल को आ जाओ, 28 को चले जाओ। लेकिन इससे भी अच्छी चालाकी आप कर सकते हो, देखो कैसे, क्या चालाकी कर सकते हो, सुनो। अब ऐसा करो कि आप ना सितंबर 28 के बाद अगर आओगे, सितंबर 28 के बाद ही आओ, ठीक है ना, तो मैं अब इसका उल्टा लिखता हूँ, देखना यहाँ पे, मान लीजिए कि वो कब आया? मार्च में, मार्च में इंडिया में हो, मार्च में कहाँ पे हो? इंडिया में, कितना दिन? 31 डेज। फेब में कहाँ पे हो? इंडिया में, कितना दिन? 28 डेज। उसके बाद जनवरी में वो इंडिया में है, कितना दिन? जनवरी में इंडिया में 31 डेज, सॉरी, दिसंबर में भी है 31 डेज। मैं बैक जा रहा हूँ, समझ रहे हो? अभी मैंने क्या किया था, अप्रैल से सितंबर तक की बात की थी, अब मैं मार्च से पीछे जा रहा हूँ, ठीक है ना। दिसंबर में इंडिया में 31 डेज, उसके बाद वो नवंबर में कितना है? 30 डेज। नवंबर के बाद अक्टूबर का भी छोड़ दो, पहले इसको प्लस करो, पहले इसको प्लस करो, 31 31 31 31, 1 2 3 4, 30 इंटू 4, 120 दिन तो हो ही गया, 28 प्लस 2 30, ये भी हो गया, हाँ ये हो गया आपको 151 हो गया, प्लस 1, 151 डेज, 151 डेज हो गया ना, ठीक है, 151 डेज हो गया। अब तुम ऐसा करो, अक्टूबर में तुम कितना दिन इंडिया में स्टे करो, अक्टूबर में तुम कितना दिन इंडिया में स्टे करो जिससे कि तुम नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाओगे, ठीक है ना, कितना दिन? तो तुम्हें क्या चाहिए? 181 डेज चाहिए ना, तो 181 में कितना शॉर्ट पड़ रहा है? 30 डेज। इसका मतलब अक्टूबर में कितना दिन स्टे करो? 30 डेज। अक्टूबर में 30 डेज स्टे करने के लिए आपको कौन सी तारीख को इंडिया में आना पड़ेगा? 2 तारीख को। अगर 2 तारीख को आते हो आप, तो आप अक्टूबर में कितना दिन स्टे करते हो? 30 डेज। बात समझ गए? अब मैं कोई 1 साल लेके बात करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझा तो दिया मैंने आपको। कोई 1 ईयर लेके बात करता हूँ, जैसे आपके सामने ईयर दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई 1 साल लेके बात करूँ, सपोज़ कीजिए कि मैं आपको 1/4/18 से लेकर के 31 मार्च 19 के बीच में बात कर रहा हूँ। याद रखना, मैं कुछ और बताने लग गया हूँ, सवाल तो भी सॉल्व करना बाकी है, कुछ और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इस बीच में वो क्या है कि यहाँ पे वो 2/10/2018 को वो इंडिया में आता है, 2/10/2018 को इंडिया में आता है। इस बीच में वो क्या है? नॉट इन इंडिया, इस बीच में नॉट इन इंडिया है, और 2/10 को आया है और 31 मार्च तक वो इंडिया में है। इसका मतलब यहाँ क्या है? वो इन इंडिया है ना। अब अगर तुम इसका डेज यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, बात समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का डेज कैलकुलेट करोगे तो वही कैलकुलेशन होगा, यहाँ जो कैलकुलेशन किया हुआ हमने, यही कैलकुलेशन होगा, नहीं होगा? जब यहाँ कैलकुलेशन करो तो क्या कैलकुलेशन होगा? सर स्टार्टिंग होगा अक्टूबर से,
कितना दिन? 30 डेज। नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब 28 एंड मार्च 31। देखो ना, वही होगा जो ऊपर मैंने कैलकुलेशन किया, वही होगा ना? नई बात समझे? मैंने बैक डेट से कैलकुलेशन किया था सिर्फ ये पता कर लगाने के लिए कि अक्टूबर की कौन सी डेट को मैं इंडिया में आऊँ, ठीक है ना? तो अक्टूबर को 2 तारीख को मैं इंडिया में आता हूँ। अगर मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ तो ये कुल मिला के कितने दिन होते हैं? ये होते हैं 181 डेज। तो क्या हो जाते हैं आप? नॉन रेसिडेंट। अब देखो कितना चालाक बंदा है ये क्या प्लानिंग करेगा? ये प्लानिंग करेगा कि 2/10 को इंडिया आएगा, 31 मार्च तक इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, और इस प्रीवियस ईयर में वो क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट। और उसके बाद भी वो इंडिया में ही रहेगा, क्योंकि अप्रैल से आगे की कैलकुलेशन तो मैं यहाँ करा चुका हूँ मैं आपको। अप्रैल भी इंडिया में रहेगा, और वो कब तक रहेगा? सितंबर 28 तक इंडिया में रह सकता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? वो दोनों अलग अलग प्रीवियस ईयर में। देखो ना, मैं समझाता हूँ। देखो ये कौन सा प्रीवियस ईयर था? ये प्रीवियस ईयर था 18 एंड 19, और इस प्रीवियस ईयर में क्या हो गया? वो नॉन रेसिडेंट हो गया। अब मैं आपको समझाने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। देखना, अब मैं क्या लिखता हूँ? प्रीवियस ईयर मान लो लिखता हूँ क्या? 19 एंड 20। ऐसे एग्जाम्पल लेने के लिए लिख देता हूँ। इस प्रीवियस ईयर में वो क्या कर रहा है? इंडिया से बाहर जा नहीं रहा है, कंटिन्यू है। 2 अक्टूबर को आया, मार्च तक रुका, नॉन रेसिडेंट हो गया, वो साल ख़त्म। अब अगले साल की बात करो। अब वो अप्रैल में इंडिया में है, वो मई में इंडिया में है, जून में है, जुलाई में है, अगस्त में है, सितंबर कब तक है? 28 तक वो इंडिया में है। अगर वो ऐसा करता है तो ये कितना दिन हो जाता है यहाँ पे? 181 डेज। और सितंबर 28 को रात में निकल गया यहाँ से, तो यहाँ भी क्या हो गया? वो नॉन रेसिडेंट, सॉरी NR। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऐसी चालाकी कौन कर सकता है? जो इंडियन सिटीज़न है और जो इंडिया से बाहर रहता है और इंडिया आना चाहता है। तो देखो ना, कितने दिन लगातार इंडिया में रह गया हो। अब देखना गौर करके, कितने दिन? 1/4/2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 से लेकर के 28 सितंबर 2020। देखो ना, मतलब ऑलमोस्ट कितना? नहीं, 20 ज़्यादा लिख दिया क्या? सॉरी, 19 ही होगा, 19 ही है, 19 ही होगा। 28/9/2019 तक, मतलब ऑलमोस्ट कितना दिन रह गया इंडिया में? वो यहाँ रह गया 181 डेज, यहाँ रह गया 181 डेज। इसका मतलब 362 डेज अगर वो इंडिया में। आ जाओ आ जाओ, 362। अच्छा, क्लास के लिए ना, प्लीज़ वेट, आई विल स्टार्ट इन 10 मिनट्स। हाँ, इट्स स्टिल टाइम, राइट। तो 362 डेज, 362 डेज वो कंटिन्यूसली इंडिया में रह गया, फिर भी वो क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट हो गया। लेकिन उसने अपनी जर्नी कैसे प्लानिंग की कि 362 डेज बाइफर्केट हो जाए, आधा हो जाए इस प्रीवियस ईयर में, आधा हो जाए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में। ऐसे प्लानिंग करो तो फिर आप क्या हो जाएगा? लगभग ऑलमोस्ट 1 साल इंडिया में रह गए आप, सिर्फ 2 दिन 3 दिन कम, फिर भी क्या हो गए आप? नॉन रेसिडेंट। बात समझ गए? तो ये मैंने आपको अच्छी जानकारी दे दी है, इस पर कोई सवाल भी हो सकता हो। लेकिन आइए अब मैं फिर वापस जाता हूँ उसी सवाल पे जो मैंने सवाल आपके सामने लिया था करने के लिए। क्या सवाल था? 2.6। देखिए 2.6 क्वेश्चन क्या कहता है? असेसमेंट ईयर 18-19 में, वो प्रीवियस ईयर 17-18 में, वो इस बीच में नॉट इन इंडिया है, इस बीच में वो इन इंडिया है ना, इंडिया। तो आप कैलकुलेट करो 2/10/17 से लेके 31 मार्च 18 तक कितना दिन बनता है? 181 डेज बनेगा। अभी तो कैलकुलेट किया हम लोगों ने, क्या बनेगा? 181 डेज। 2/10
2/10 से लेकर के 31 मार्च तक 181 डेज बनता है। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा उसको? नॉन रेसिडेंट। और उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ देखो इस केस में 18-19 में आगे वो अब आपको इस सवाल को कंटिन्यू करना है। 2.6 को देखो ना, प्रीवियस ईयर 17-18 की बात तो हो गई है, अब प्रीवियस ईयर 18-19 की बात करो। तो प्रीवियस ईयर 18-19 कहाँ से स्टार्ट होता है? सर 1/4/18 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 19 को ख़त्म होगा। इस बीच में वो कब तक इंडिया में है? देखो ना, कब गया इंडिया से बाहर हो? इंडिया से बाहर गया है वो 28/9/2018। तो 28/9/2018 बाहर गया। देखो ना, ऑलमोस्ट ये वही सवाल है जो सवाल मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है। देखो ना, 1/4/18 से लेकर के 28/9/2018, यहाँ भी कितना हो गया इसका? 181 डेज। तो यहाँ भी क्या हो गया? ये नॉन रेसिडेंट। ज़्यादा नहीं बोलना क्योंकि पूरा सवाल को तो मैं एक्सप्लेन ही कर दिया। ठीक है बच्चे, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 2.6 सवाल आपका कंप्लीट है। इतना लंबे समय तक इंडिया में रहने के बावजूद भी वो नॉन रेसिडेंट हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे इस सिचुएशन में, जो सवाल मैं भी करा रहा हूँ, कि मैक्सिमम कितने दिनों तक कोई इंडिया में स्टे करे और वो नॉन रेसिडेंट हो जाए, तो क्या कहोगे आप? 362 डेज। बट ओनली इन द केस ऑफ इंडियन सिटीजन coming from outside India to India, and he has gone outside India for what? Employment purpose. तो ये 2.6 सवाल था आपके सामने। अब देखिए 2.7। टू पॉइंट सेवन पे आ जाओ। टू पॉइंट सेवन क्या कहता है? आर एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 21/9/2018 फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन लगेगा, फर्स्ट कंडीशन लगेगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 ही कम्स टू इंडिया 5/5/2019 फॉर 150 डेज। बात समझ गए? वो इंडिया आता है 150 डेज के लिए। डिटर्मिन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ आर फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 एंड 2021। देखो मैं पूरा सवाल करूँगा नहीं, आसान सवाल है, बस मैं लिख देता हूँ। यहाँ देखना, पहला असेसमेंट ईयर यहाँ लिखो, दूसरा यहाँ लिखो। बताओ ये कौन सा असेसमेंट ईयर की बात कर रहा है? असेसमेंट ईयर 1920। और यहाँ असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2021। तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्या होगा? 18 एंड 19। यहाँ प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1920। अब इस पर आप कैलकुलेट कीजिए। अब देखो दोनों को एक साथ मत करना, अलग अलग करके करना, ठीक है ना? एक साथ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, ठीक है? देखिए, और वो इंडिया आया है 21/9। तो ये प्रीवियस ईयर ये कब से स्टार्ट होता है? 1/4/18 से कब ख़त्म होगा? 31 मार्च 19। इस बीच में वो इंडिया कब आया? 21/9/18 को आया। तो इस बीच में वो कहाँ है? इन इंडिया, मानते हो? और यहाँ क्या है? नॉट इन इंडिया, नॉट इन इंडिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इन इंडिया, यहाँ पे नॉट इन इंडिया। तो अब तो नंबर ऑफ डेज हम कैलकुलेट कर लेंगे, मानते हो? उसके बाद नेक्स्ट ईयर में वो क्या हुआ है? यहाँ पर तो नंबर ऑफ डेज क्लियरली लिख रखा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 he comes to India 5/5/2019 for 150 days।
यहाँ तो साफ साफ नंबर ऑफ डेज आपको लिख के दे दिया है, ठीक है ना, सेकंड केस में। तो यहाँ भी नॉन रेसिडेंट है और यहाँ डेज कैलकुलेट करो कितना होता है, देखो ना, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। 28 सितंबर से पहले ये आ गया है, 28 सितंबर के बाद आया होता तो क्या होता, 181 से कम होता। 28 सितंबर से पहले आने का मतलब क्या है, ज़्यादा ही हो जाएगा ना। वैसे कैलकुलेट करो कितना दिन होता है यहाँ पे, 192 डेज हो रहा है। देखो ना, मैं कैलकुलेट, ठीक है देखता हूँ मैं। अच्छा, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, उल्टा कर दिया मैंने। ये है आपका इन इंडिया, ये आपका नॉट इन इंडिया, ठीक है। इन इंडिया, अब देखो 1/4 से लेके 21/9/2018 तक वो इंडिया में है ना। तो कैलकुलेट करो कितना डेज होता है। और जानते हो ना कितना दिन तक इंडिया में तुम स्टे करके जाओगे, 28/9 तक स्टे करते ना तो 181 डेज होता, 28/9 तक। वैसे आपको कन्फ्यूजन हो तो डेज कैलकुलेट कर लो, आप कन्फ्यूज़न हो रहा है तो कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज़ आपको याद रहना चाहिए 28/9 तक कितना दिन बनता है, 181 डेज। तो उससे पहले तो क्या बनेगा, 181 से कम ही बनेगा। कितना दिन बन रहा है, 174 डेज बन रहा है। ये क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। अब इतने आसान सवाल हम नहीं करवा सकते आपको, इसके लॉजिक्स खुद लिखेंगे आप। देखिए 2.8 देखिए, जी वॉज बॉर्न इन लाहौर। लाहौर जानते हैं कहाँ पे, लाहौर बिफोर 1947 वॉज द पार्ट ऑफ व्हाट, इंडिया, आफ्टर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। तो लाहौर पाकिस्तान में है, और लाहौर में जो पैदा हुआ है 1946 से पहले, उसको इंडियन ओरिजिन का बेनिफिट मिला है। मैंने कॉन्सेप्ट दिया था आप लोगों को, ये 1946 में पैदा हुआ है। ही हैज़ बीन स्टेइंग इन इंग्लैंड सिंस 1972। पैदा तो वो 1946 में लाहौर में हुआ है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चला गया, इंग्लैंड। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली वो क्या माना जाएगा, इंडियन ओरिजिन। ही केम टू विजिट इंडिया ऑन 2/10/2018। अब देखो उसकी बात की बात है, पहले बताओ असेसमेंट ईयर कौन सा है, 1920। प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1819। अब देखो 1/4/18 से लेकर के 31 मार्च 19 के बीच में क्या पोजीशन है उसकी, बताइए क्या पोजीशन है, कब आया इंडिया वो इंडिया आया है 2/10/18 को, 2/10/18 को। कितना चालाक बंदा है देखो ना, मैं सिखा चुका हूँ आपको। 2/10/18 को आने का मतलब हुआ कि उसका डे जान तो क्या बन जाएगा, ये 181 डेज बन जाएगा। और वो है क्या, इंडियन ओरिजिन। कहोगे वो तो आया इंग्लैंड से, तो क्या हुआ, पैदा कहाँ हुआ था, लाहौर में। कब पैदा हुआ, 1946 से पहले, तो क्या हो गया, इंडियन ओरिजिन। नहीं समझ में आया तो इंडियन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट मैंने क्लास 1 में दे रखा है, फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, वहाँ आप सुन सकते हैं इस बात को। तो बच्चे ये हो गया क्या आपका नॉन रेसिडेंट। अब देखो ना, इस तरह से कोई पाकिस्तानी भी इंडिया आएगा ना तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है 181 डेज स्टे करने के बावजूद भी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इंडियन ओरिजिन पे था। आइए 2.9 देखिए, जी वॉज, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा आपको, अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जी वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1966। 1966 में कहाँ पैदा हुआ वो, इंग्लैंड में। एंड हिज फादर वॉज बॉर्न इन अमेरिका 1936 में। एंड हिज ग्रैंड फादर वॉज बॉर्न इन लाहौर 1916 में। अपने पे एग्जाम्पल ले लो कि तुम कहाँ पैदा हुए हो, इंग्लैंड में। तुम्हारे पिताजी कहाँ पैदा हुए, अमेरिका में। और तुम्हारे दादाजी कहाँ पैदा हुए, लाहौर में। और कब पैदा हुए, 1916 में, बिफोर पार्टीजन। तो अल्टीमेटली बाय वर्च्यू ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स
आप क्या हो गए, इंडियन ओरिजिन, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन याद रखना, अगर ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से आप इंडियन ओरिजिन बनते हैं ना, तो आप तो बन जाएंगे लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इंडियन ओरिजिन हो गया। यहाँ पे भी 181 डेज़ का कॉन्सेप्ट लगेगा। नंबर ऑफ डेज़ तो तुम खुद ही कैलकुलेट कर लेना। क्या कहते हो? ये मत करना कि 1916 से नंबर ऑफ डेज़ कैलकुलेट कर लेना। भाई कॉन्सेप्ट के लिए हम 1916 में जा रहे हैं, डेज़ तो हम प्रीवियस ईयर का ही कैलकुलेट करेंगे ना। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पता करना होगा आपको कौन सा है, उसके हिसाब से डेज पता कर लेना। और अब अगर आप सवाल नहीं कर पाओगे तो अपने बारे में सोच लेना कि क्या चीज़ कर रहे हैं आप। इतने क्वेश्चंस के बाद भी नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब है कि आपके क्या ध्यान कैंटीन में ज़्यादा रहते हैं, गॉसिप्स पे ज़्यादा रहते हैं, फ्रेंडशिप्स पे ज़्यादा रहते हैं, आप अपने स्कूल के दिनों से अभी तक बाहर नहीं आए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप कर लेंगे। अब 2.9 क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे। 2.10 भी समझा दिया मैंने आपको। 2.10 नहीं समझाया ना। 2.10 देखिए क्या कहता है। ए सिटीजन ऑफ इंडिया लेफ्ट इंडिया 6/6/2005 को फॉर द एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। ही डिड नॉट कम टू इंडिया अप टू प्रीवियस ईयर 15-16। ड्यूरिंग 16-17, 17-18 ही विजिटेड इंडिया 145 डेज, 195 डेज। आपको याद है जब भी मैनी नंबर ऑफ ईयर्स दिया होता है ना, काफ़ी सारे नंबर्स, तो मैं क्या करता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख देता हूँ। प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करता हूँ और लिख देता हूँ, और फिर उसके सामने नंबर ऑफ डेज, और फिर कैलकुलेट करता हूँ। मैं बस ऐसे ही सवाल पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि आप कर लेंगे। सवाल पढ़ लेंगे, समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो और भी अच्छी बात। सबसे पहले क्या करेंगे, असेसमेंट ईयर लिखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फिर डेज लिखेंगे, फिर अपने आप सवाल खुल जाता है, फिर बनने लगेगा। तो ये भी 2.10 आपका होमवर्क है, आप करके आएंगे। थ्योरी भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। अब आप कह सकते हैं कि हमारे पास सर बुक नहीं है, हम कहाँ से क्वेश्चन करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आप पॉज करके क्वेश्चंस यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आपको बुक लेना पड़ेगा। टेम्परेरी सॉल्यूशन ये हो सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया। 2.3 तो हो गया। आप होल्ड कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चंस होगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि बुक का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। 2.4 हो गए, 2.5 हो गए। टू 2.6 हो गए। 2.10 हो गए। और एक क्वेश्चन प्रॉब्लम 2 भी है, वो भी देख लीजिए। और प्रॉब्लम 3 भी है। नहीं बनेगा मुझसे पूछ सकते हैं, ज़रूर बनेगा आपसे, ठीक है ना। यहाँ तक बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई है। 3rd क्लास आज कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो टॉपिक क्या होगा, टैक्स इंसिडेंस होगा। क्या होगा वो, टैक्स इंसिडेंस, इसी टॉपिक का है। मतलब नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, इन सबको कैसे टैक्स करेंगे उसके इनकम पे। और वो क्लास नंबर कौन सी होगी बताइए, क्लास नंबर 4 होगा ना। और आज जो मैंने पढ़ाया क्लास नंबर कौन सा था, क्लास नंबर 3 था, 3rd लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों अगली क्लास में फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।